हेलो नमस्कार। 12वीं क्लास के भूगोल के विषय की बात करते हैं। एक लड़का कमेंट किए थे और पता नहीं कौन है, और उनका कहना यह है कि 12वीं क्लास के भूगोल के वन शॉट वीडियो बनाइए जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो और बिहार बोर्ड में हमें काफी मदद मिले। तो मदद ही नहीं बल्कि आपका बहुत मदद मिलेगा, बहुत ज्यादा। 100 में 100 ऑब्जेक्टिव, 100 में 100 सब्जेक्टिव कर सकते हो इस वीडियो से। कैसे करोगे? हालांकि 70 नंबर होता है, 30 नंबर थ्योरी, तो हम 70 नंबर की गारंटी लेते हैं। ठीक है, देखो भाग भूगोल में बात करो तो भाग 1 और भाग 2 गो भूगोल है। पहला भाग में 10 गो पार्ट है, दूसरा में 10 गो पार्ट है, मतलब 10 20 गो 20 गो पार्ट है। अब आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख लेना, क्या आपको प्रत्येक चैप्टर का वन शॉट वीडियो चाहिए कि पूरा भूगोल मिला के केवल VVVI क्वेश्चन चाहिए? आप कैसा वीडियो चाहते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में अपना लिख दीजिएगा राय, उसी राय पर हम चलेंगे। हम फिलहाल में पहला भाग 1 का विश्व भूगोल है, मानव भूगोल। मानव भूगोल पहला चैप्टर है। मानव भूगोल में पहला चैप्टर में 4 गो 5 नंबरिया, 4 गो 2 नंबर, मतलब कुल मिलाकर 1 5 नंबरिया पूछता है। भौगोलिक विचारधारा किससे कहते हैं, कितने प्रकार होता है, प्रकाश डाले, तो 5 नंबरिया है यह होता है। ठीक है, 2 नंबरिया की बात करोगे तो 2 नंबरिया बनता है। और 2 नंबरिया है 3 गो विचारधारा, आप देख रहे हैं ना, इसमें से भी 2 नंबरिया कभी कभी बन जाता है। तो 2 गो और 3 गो 5 गो 2 नंबरिया और 1 गो 5 नंबरिया बन पाता है। तो वन शॉट वीडियो रहेगा और एक ही वीडियो में आपका पूरा के पूरा सब्जेक्ट ही क्लियर कर दिया जाएगा। आप अपना राय देना कि आप कैसे वीडियो बनवाना चाहते हैं। जिस टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, चाहे 10 का हो चाहे 12 का हो, उस पर जरूर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये मेरा वादा है। और 12वीं क्लास है। और एक और बात, चाहे 2025 हो चाहे 2026 हो, आगे जो भी परीक्षा आता है सब में यही क्वेश्चन पूछता है। ये मत समझना कि 2025 में केवल पूछेगा, ये 2026 27 28 सब में पूछता है। एक क्वेश्चन में बदलेगा थोड़ी, 2007 से पूछा जा रहा है। अभी तक देखो तो इसी 4-5 में से खूब घुमाता है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है मानव भूगोल क्या है, या मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, इसके जनक के नाम लिखें। तो आपको हम बता दें, मानव भूगोल का मतलब होता है मनुष्य और, देखो मानव भूगोल, मानव भूगोल किससे कहते हैं तो कहोगे मनुष्य, हमने के मनुष्य है क्या, मनुष्य और प्राकृतिक है। तो मनुष्य और प्राकृतिक के बीच जो अंतर संबंध होता है उसके बारे में अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। बुझा? फिर सुनो, मनुष्य हो गया, प्रकृति हो गया, पेड़ पौधा प्रकृति हो गया। तो मनुष्य और प्रकृति के बीच में अंतर संबंधों का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल का जनक रेटजिल है, रेटजिल है। मानव भूगोल के जनक कौन है? रेटजिल है। ऐसा ही आप लिखोगे ब्लू पॉइंट में, मानव भूगोल के जनक रेटजिल है, यहां तक लिख लेगा। आगे इनके पुस्तक नाम, इनके मतलब रेटजिल के पुस्तक के नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी है, जिसमें मानव भूगोल के बारे में संपूर्ण जानकारी दिए हैं। ओके, बात समझ में आया? एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, आ जाएगा। आगे देखो, अब पूछेगा मानव भूगोल के शाखा के नाम लिखो। 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मानव भूगोल के शाखा के नाम लिखें। एक और पूछेगा मानव भूगोल के उप शाखा के नाम लिखें। तो 2 गो क्वेश्चन हुआ। मानव भूगोल के शाखा पूछेगा तो ये बताओगे, मानव भूगोल के उप शाखा पूछेगा तो ये बताओगे। केवल नाम पूछता है, इसके बारे में टिक्का टिप्पणी नहीं लिखवाता है, केवल नाम बता देना होता है। ठीक है, हाँ, इस शाखा को ना कभी कभी क्षेत्र भी पूछ देता है, और उप शाखा का ना कभी उप क्षेत्र भी कह देता है। तो परीक्षा में कुछ भी दे सकता है मेरी जान, अपना तैयार रखना। मानव भूगोल के उप शाखा पूछे या मानव भूगोल के उप क्षेत्र पूछे, यहीं लिखोगे। मानव भूगोल के शाखा पूछे या मानव भूगोल के क्षेत्र पूछे, यहीं लिखोगे। परीक्षा में कैसे पूछता है? परीक्षा में पूछता है मानव भूगोल के शाखा के नाम लिखें, ऐसे पूछता है। ठीक है, चलो यहाँ देखो। तो मानव भूगोल के शाखा के नाम लिखे, जब यहाँ आंसर आप लिखोगे तो पहले को कोड भाषा डालना, हम जो बोल रहे हैं ना वही आंसर लिखना। यहाँ लिखना मानव भूगोल के शाखा निम्नलिखित है, हो गया। 1 नंबर सामाजिक भूगोल, 2 नंबर जनसंख्या भूगोल, 3 नंबर नगरीय भूगोल, 4 नंबर राजनीतिक भूगोल, 5 नंबर आर्थिक भूगोल। ठीक है, इस शाखा का नाम है। शाखा मतलब मेन ब्रांच है। सामाजिक भूगोल में समाज की स्टडी किया जाता है। जनसंख्या भूगोल में केवल जनसंख्या के बारे में पढ़ा जाता है। नगरीय भूगोल में कितना गांव में कितना जनसंख्या, नगर में कितना जनसंख्या, इन सब के बारे में स्टडी किया जाता है। राजनीतिक भूगोल में नेता, राजनीति के बारे में
मतलब देश के कैसे नेतागिरी होता है, देश का कैसा नियम कानून होता है, उनके बारे में यहाँ पढ़ा जाता है। आर्थिक भूगोल का मतलब ये होता है हमारे देश में कैसा धन संपत्ति का आवागमन होता है, आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसे चलता है, इसके बारे में ये पढ़ा जाता है। तो केवल आपको नाम परीक्षा में लिखना होता है, ठीक है। आगे जाओ, उप शाखा। उप शाखा का मतलब इसका इस शाखा है, ये मानव भूगोल की शाखा है और शाखा की एक और शाखा है जिसे उप शाखा कहा जाता है, ठीक है। तो उप शाखा का नाम संसाधन भूगोल, उद्योग भूगोल, चिकित्सा भूगोल, व्यापारिक भूगोल, पर्यटन भूगोल, कृषि भूगोल। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो 2 नंबर में हो जाएगा, 2 नंबर 4 नंबर का हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछेगा, मानव भूगोल भौगोलिक विचारधारा किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश डालें। यदि यहाँ पोछिया में प्रकाश डाल दिया तो समझ लेना 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। अगर प्रकाश नहीं डलवाएगा तो 2 नंबर में आएगा। तो आप समझ पा रहे हो क्या डलवाएगा वो जो डलवा दे, केवल आप डालने के लिए तैयार रहना। भौगोलिक विचारधारा किसे कहते हैं, तो सुनो, भौगोलिक विचारधारा, भौगोलिक मतलब होता है भूगोल से संबंधित कोई विचारधारा है। विचारधारा का मतलब होता है हमारा क्या राय है, हमारा क्या एडवाइस है, सलाह है, वही विचारधारा होता है। जैसे भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे भूगोल के बारे में जो खोज करता है उसे भूगोलवेत्ता कहा जाता है। तो उनको वैज्ञानिक भी कहा जाता है क्योंकि भूगोल में वैज्ञानिक के भी कुछ सिद्धांत काम करता है, इसलिए भूगोलवेत्ता को कभी कभी वैज्ञानिक भी कहा जाता है, ठीक ना। तो परिभाषा यहीं से आप शुरू करोगे, हम बोल रहे हैं, पहले सुन लो बाद में लिख लेना। भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए। उन्होंने भूगोल मतलब मानव और प्रकृति के बीच अंतर संबंधों के बारे में अपना अपना विचार दिए। उन्हीं विचारों को हम भौगोलिक विचारधारा कहते हैं। बुझा, यहाँ लिखा हुआ है भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के संबंध के बारे में अपना अपना विचार दिए। इन्हीं विचारधारा को भौगोलिक विचारधारा कहा जाता है। अभी मानव भूगोल कितने प्रकार का होता है, तो आप बताओगे भौगोलिक विचारधारा कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार के। कौन कौन बाबू, और नियतिवाद विचारधारा, संभववाद विचारधारा, नवनिश्चयवाद विचारधारा। तो हम इतना बात समझते हैं कि भौगोलिक विचारधारा क्या है, कितने प्रकार का होता है, आप समझ गए होंगे। नहीं समझोगे तो एक बार और सुनिए। भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, छोट निमन चाहे बाउर, बहुत ज्यादा वैज्ञानिक हुए। वे सभी वैज्ञानिक मनुष्य और प्रकृति के संबंध के बारे में अपना अपना विचार देंगे। उन्हीं विचारों को भौगोलिक विचारधारा कहा जाता है। कोई कहा कि ऐसे होता है, कोई कहता है वैसे होता है, कोई उसका विरोध किया, कोई इसका विरोध किया, ऐसे ऐसे एक दूसरे का विवाद करने लगा। उसी विचारधारा को भौगोलिक विचारधारा कह देते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ लिख लेना, भौगोलिक विचारधारा 3 प्रकार का होता है। अब देखो तीनों का नाम यहाँ आप देख लिए हो। अब तीनों जब पूछेगा ना तो 5 नंबर में वहीं जाएगा। जब तीनों एक साथ पूछेगा तो 5 नंबर, और अलग अलग पूछेगा तो 2 नंबर। तो यहाँ देखो, ये देख कर डर मत देना, हम है ना सब आसान कर देते हैं। देखो सबसे पहले समझना नियतिवाद, तब समझना संभववाद, तब समझना नवनिश्चयवाद। तो हम सबसे पहले नियतिवाद बोलते हैं। देखो बाबू, जब मनुष्य की उत्पत्ति हुआ तब से लेकर और आज तक कि समय काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता प्राचीन, जिसे बहुत पुरान समय काल कहा जाता है। एक होता मध्यकाल, जो बीचवा का होता है। एक होता मॉडर्न, मतलब आज के समय काल को आधुनिक बोला गया है। उसी को रिलेट करके कहना कि पुरानका का नियतिवाद विचारधारा कहते हैं, आधुनिक जो बीचवा के समय काल है उसे हम संभववाद विचारधारा कहते हैं। और आज के मॉडर्न जमाना, गाना सुने ना, मॉडर्न जमाना के कन्या है। इसका मतलब यह है मॉडर्न मतलब होता है आज के आधुनिक जमाना के हम लोग इंसान हैं। तो आधुनिक जमाना में कौन होता है, नवनिश्चयवाद होता है। अब देखो कुछ भूगोलवेत्ता का कहना यह है कि जब नियतिवाद था ना, नियतिवाद इस समय किसी प्रकार के तकनीक नहीं था, सभी लोग मनुष्य थे, आदि मानव। मतलब उस समय नियतिवाद कैसा, इस समय कैसा है, प्राचीन। तो पुराना से पुराना विचारधारा को नियतिवाद कहा जाता है। इसका समर्थक वैज्ञानिक रेटजेल और रिक्टर और हमबोल्ट है। ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा नियतिवाद के समर्थक वैज्ञानिक कौन है, तो याद रखना सबसे ज्यादा वहां देता है रेटजेल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ। तो रेटजेल इस समर्थक मतलब होता है नियतिवाद विचारधारा के बारे में इस वैज्ञानिक पक्ष में है। इस विचारधारा के संपर्क में लुसियन फेब्रे और विडाल डी ला ब्लास हैं।
और इस विचारधारा के संपर्क में ग्राफिक टेलर है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो आप उम्मीद करते हैं समर्थक वैज्ञानिक बता सकते हो आप। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा नियतिवाद विचारधारा के समर्थक वैज्ञानिक कौन है, तो रेटजेल, रिटर और हमबोल्ट है। और संभववाद के बारे में कौन कौन वैज्ञानिक बताए हैं, तो लुसियन फेब्रे 20वीं शताब्दी में बोले थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, और विडाल डी लाप्लास, ये दोनों के दोनों संभववाद के बारे में अपना विचार दिए थे। और नव निश्चयवाद मतलब एबरा के जमाना में कौन कौन विचार दिया है, तो ग्राफिक टेलर एक आदमी है जो इस आधुनिक समय में विचार दिए हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में याद रखना। अब देखो नियतिवाद के बारे में अब लिखोगे, क्या लिखोगे सुनो। अब अपने मन से सोचो, नियतिवाद के मतलब होता है बहुत पुराना समय में प्रत्येक मनुष्य आदिम मानव था, आदिम अवस्था। आदिम अवस्था का मतलब होता है आदिम मानव था। प्रारंभ में मनुष्य कैसा था, आदिम मानव था। वे स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था, वो अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था। जैसा प्रकृति का नेचर होगा उसी के अनुसार वो अपने आप को ढाल लिया था। वो प्रकृति को पूजा करता था, प्रकृति की प्रचंडता से डरता था, प्रकृति के साथ किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करता था, प्रकृति को अपना पूर्वज मानता था और उनका पूजा पाठ करता था। वो प्रकृति के साथ किसी प्रकार के भेदभाव, किसी प्रकार के दोहन नहीं करता था। वो अपने संसाधनों को उपयोग करने के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करता था। जैसे आज के समय में हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं तो पृथ्वी का खुदाई करके निकाल लेते हैं, लोहा का खुदाई मतलब पृथ्वी के खुदाई करके हम पृथ्वी को दोहन कर रहे हैं, तो आज के समय में हो रहा है। लेकिन आदिम अवस्था में, नियतिवाद में ये सब नहीं होता था। यही सब बतिया लिखोगे कि प्रारंभ में मनुष्य कैसा था, आदिम अवस्था में था। वो स्वयं को अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था, प्रकृति की प्रचंडता से डरता था, उनकी पूजा पाठ करता था, और मानव विकास बहुत उस समय कम था। इसलिए इस विचारधारा को पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब समझ में आ गया होगा। इसमें आप क्या समझोगे, ये पुरान समय की बात लिखना है, आदि मानव जैसा था उन्हीं के बारे में लिखना है। ये प्रारंभ में आदि मानव थे, प्रकृति का पूजा करते थे, उनकी प्रचंडता से डरते थे और प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिए थे, और उस समय मनुष्य के विकास नहीं हुआ था। और इसलिए इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में मतलब ब्लू पॉइंट सब लिख देना, 2 नंबर में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं संभववाद। अब जैसे नियतिवाद विचारधारा खत्म होता है तो लोग होशियार होने लगे, मतलब आदि मानव जैसे खत्म होता तो उसके बाद होशियार व्यक्ति होने लगे। अब मनुष्य क्या करा, मनुष्य कि अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति का दोहन करने लगा। उसे एसी की जरूरत पड़ा, एसी बनाना शुरू कर दिया। उसे पलंग कुर्सी की जरूरत पड़ा, लकड़ी काट कर पलंग कुर्सी बनाकर एकदम कुर्सी तोड़ने लगा, पलंग तोड़ने लगा, मतलब पलंग पर सोने लगा, ऐसे काम करने लगा। इस प्रकार संभववाद में संभव मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार संभावना में व्यक्त कर दिया। तो इसका बताओगे, क्या बताओगे, इसका समर्थक वैज्ञानिक लुसियन फेब्रे और विडाल डी लाप्लास हैं। इनके अनुसार 20वीं सदी में मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति का दोहन करने लगा। मतलब इसमें दोहन नहीं होता था, इसमें पूजा होता था, इसमें दोहन करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इसे अब सुतने का मन कर रहा है, तो सुतने का मन करेगा तो खटिया, कुर्सी, पलंग ये सब बनाएगा ना। तो इसका मतलब प्रकृति के साथ जो पेड़ पौधा को काटेगा। इसका मतलब यह है कि अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति का दोहन करेगा, नए तकनीकों का उपयोग करेगा और संसाधनों का उपयोग करने लगेगा। अपनी आवश्यकता, अपनी जरूरतमंद सामानों का बनाना शुरू कर देगा। इस समय मनुष्य के विकास धीरे धीरे प्रारंभ हो चुका था। इस समय मनुष्य का विकास नहीं हुआ था, इसमें लिख देना, इस समय मनुष्य का विकास धीरे धीरे प्रारंभ हो चुका था। आया समझ में? आ जाओ नव निश्चयवाद में। और नव निश्चयवाद आज के समय में, अब देखो यहाँ साफ नहीं विकास था मनुष्य का, यहाँ मनुष्य के विकास में संभावना व्यक्त हुआ। थोड़े से अपने आप को मनुष्य विकास किया, आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने लगा। इस समय प्रकृति के साथ डरता नहीं था, इस समय एकदम हद हो गया था, हद हो गया इस समय। देखो कैसे इस समय मतलब नव निश्चयवाद का पहले ये बता देना, समर्थक वैज्ञानिक ग्राफिक टेलर साहब है। समर्थक वैज्ञानिक कौन है? ग्राफिक टेलर साहब है।
इनके अनुसार यहाँ विचारधारा नियतिवाद और संभववाद के बीच एक मध्यम मार्ग है। ये जो आप देख रहे हो ना, नियतिवाद और संभववाद, इसी के बीच जो मध्यम मार्ग है ना, उसी को नव निश्चयवाद भी कहा जाता है। तो अगर कोई पूछे 2 नंबर में नव निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं, तो कहना नव निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक वैज्ञानिक ग्राफिक टेलर साहब हैं। तब बताना नियतिवाद और संभववाद के बीच के मध्यम मार्ग को नव निश्चयवाद विचारधारा कहा जाता है। ठीक है, इसे रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? देखो, आज के समय की बात है, आज मतलब मॉडर्न जमाना के, तो आज इतना ज्यादा मनुष्य विकास अपने आप को कर चुका है ना कि खुद के द्वारा बनाए गए संसाधनों से ही अपने आप को डर लग रहा है। क्यों? हमारे पास ऐसे ऐसे तकनीकी का बनावट हो चुका है, पूरा पृथ्वी पर देखो तो बहुत एक से एकाल बढ़ बढ़कर विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो चुका है, उपयोग हो चुका है। वो एक बार साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करोगे ना तो पूरा पृथ्वी का विनाश करने का क्षमता रखता है। जैसे परमाणु बम, एटम बम, ये सब ऐसा बम है ना, अपने आप के बनाए हुए संसाधनों पर हमें डर लगता है कि कहीं हमें नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए इसे कहते हैं रुको, दिमाग लगाओ, उसके बाद आगे बढ़ो, नहीं तो विनाश हो जाएगा। इसलिए इसे क्या बोलोगे, बोला गया रुको तब जाओ। तो अगर ऑब्जेक्टिव पूछे जाए रुको और जाओ विचारधारा किसे कहते हैं, तो नव निश्चयवाद को कहते हैं। एबरा के जमानों में मनुष्य अपने सर्वांगीण विकास चाहता है तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण करें। आज इतना ज्यादा संसाधन का उपयोग हम लोग करते जा रहे हैं ना, तो उसका दोहन बहुत ज्यादा हो रहा है और प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करने की वजह से परले आने की भी संभावना है और मनुष्य का बहुत बड़ा विनाश कर सकता है। इसलिए यहाँ बोला गया है यदि मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास चाहता है तो संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण करें। ओके, यही सब बाबू बात है। और हम समझते हैं कि 1 शॉर्ट वीडियो में आपको, मुझे लगता है 16 से 17 मिनट में 1 शॉर्ट वीडियो खत्म। इतना ही छोटा छोटा हर एक पार्ट है। क्या चाहते हो आप? एक बार कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर देना। और 10 के हो, 12 के हो, जौना क्लास के हो, किस विषय पर और 1 शॉर्ट वीडियो चाहते हो कि पूरा समग्र पूरा भूगोल के केवल VVI क्वेश्चन चाहते हो, आप कैसा वीडियो बनवाना चाहते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि आगे वीडियो कैसा हमें बनाना है। ओके, और एक और बात, इस सब्जेक्टिव से रिलेटेड इसी पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे, वहां से आप जाकर इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं। ओके।